नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम अभिक्रिया की कोटि पर बहुत ही सरल तरीके से चर्चा करेंगे। अक्सर बच्चे जो है अभिक्रिया की कोटि का नाम जैसे सुनते हैं तो उन लोग घबरा जाते हैं कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है, ये कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अभिक्रिया की कोटि को बहुत ही सरल तरीका से समझाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग कभी फिल्म देखने गए हो? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, यदि आप फिल्म देखने गए हो तो अच्छी बात है, नहीं गए हो तो अभी अच्छी बात है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो बिल्कुल जाना भी नहीं है, मॉल वाल तो जाना ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि यदि आप फिल्म देखने जाते हो तो क्या हम फिल्म ऐसी देखने चले जाते हैं? नहीं, उसके लिए हमें आवश्यक है कि एक हमारे पास टिकट होना चाहिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, मैंने हेडिंग लिख रखा है अभिक्रिया की कोटि, तो क्या मैं डायरेक्ट अभिक्रिया की कोटि को बता दूं? नहीं, उसके लिए हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि अभिक्रिया की कोटि जिस बात पर निर्भर करता है ना, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है ना। तो अभिक्रिया की कोटि किस पर निर्भर करता है? अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है ना। इसका मतलब यह है हमें अभिकारक के बारे में जानना जरूरी है। तो इनसे पहले वीडियो में मैंने बहुत ही विस्तार से अभिकारक और उत्पाद के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? तो आइए हम देखते हैं अभिकारक है क्या। तो अभिकारक जब क्रिया करता है तभी तो उत्पाद बनता है। तो आइए हम कुछ ग्राफ खींचते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ होता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि एक नियम दिया गया था, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ये होता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो ये हम अभिकारक का जो गुण होता है ना, अभिकारक और किसके, जो उत्पाद के, इसी के आधार पर हम द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का उत्पत्ति करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि हमारे पास एक इस प्रकार का ग्राफ है, बहुत सरल सा ग्राफ है, ठीक है? यहां पर ऊपर की ओर जाने से सांद्रण बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर की ओर जाएंगे तो सांद्रण बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो क्या बढ़ता है, मान लीजिए समय बढ़ता है। अब मैंने इतना तो सिखाया था कि समय के साथ, है ना, अभिकारक के सांद्रण में क्या होता है, कमी होती है, क्योंकि वो विलुप्त हो जाता है, जैसे मैंने शरबत का उदाहरण बताया था। और उत्पाद का जो सांद्रण है वो क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब यहां पर देखिए, यहां से हम स्टार्ट करते हैं शून्य से, ठीक है? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर हम कुछ चीज लेंगे तो हमको यह तो पता है कि समय के साथ उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। यदि हम उत्पाद को यहां से लेते हैं तो यहां से उत्पाद बनना प्रारंभ होगा तो वो क्या करेगा, धीरे 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 उनके सांद्रण में क्या होगा जी, वृद्धि होगा। ये तो निश्चित है। क्यों? क्या हमने पानी लिया और शक्कर को घोल रहे हैं तो क्या शुरुआत में ही बहुत मीठा हो जाता है? नहीं, धीरे धीरे होता है ना। और जो अभिकारक होता है ना, अभिकारक के सांद्रण में क्या होता है, धीरे धीरे कमी होती है। तो मान लीजिए ये अभिकारक है, तो अभिकारक के सांद्रण में धीरे धीरे क्या होता है, कमी होती है। तो यहां पर क्या कहा जाएगा, ये क्या है, ये जो है ये अभिकारक हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा अभिकारक के सांद्रण, ये हो गया अभिकारक के सांद्रण में कमी। धीरे धीरे अभिकारक के सांद्रण में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। लेकिन ये क्या है, ये उत्पाद है। तो हमको ये भी पता है कि उत्पाद के सांद्रण में क्या होता है जी, उत्पाद के सांद्रण में क्या होता है, ये वृद्धि होती है। क्योंकि हमको पता है कि समय के साथ उत्पाद का जो सांद्रण है वो क्या होता है, बढ़ता है। इस प्रकार हम एक ग्राफ खींच सकते हैं जिसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं, देखिए, समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी होता है और समय के ही साथ उत्पाद के जो सांद्रण है उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। तो इसी के आधार पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बनाया गया है, ठीक है? तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, देखो, अभिकारक और उत्पाद। तो हम अभिकारक लेते हैं, तो इसको तो डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, आर रिएक्टेंट होता है और ये क्या होता है, पी से प्रोडक्ट। तो हमको पता है कि हमें द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के लिए हमें अभिकारक के अलग अलग सांद्रण चाहिए, है ना। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ए ऐसा लिखते हैं,
प्लस बी लेते हैं और इनका सांद्रण बी, छोटा बी, और यहां पर पी ही लिख देते हैं, पी बोले तो प्रोडक्ट ही लिख देते हैं। यहां पर ये प्रोडक्ट है दोस्तों। दो रसायनज्ञ हैं, आपने नाम सुना होगा, गुलबर्ग और वागे। इन्होंने क्या किया, अभिकारक के सांद्रण पर एक संबंध दिया जो क्या कहलाता है, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहलाता है। आइए उन्हीं को देखते हैं। तो इसके कथनानुसार क्या था कि जो अभिकारक का जो सांद्रण का जो गुणनफल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये अभिकारक है, इनके सांद्रण का जो गुणनफल होगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी अभिक्रिया की जो दर होगी वो, मतलब अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये दर हो गया, अभिक्रिया की दर उनके सांद्रण के, ये देखो सांद्रण के गुणनफल के, किसके, अभिकारक के सांद्रण, प्रोडक्ट का नहीं, ध्यान दीजिएगा, है ना। आपको द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम और अभिक्रिया की कोटि पढ़ना है तो वो केवल किस पर निर्भर करता है, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो ये हमारा अभिकारक है और ये क्या है, ये तो उत्पाद है। तो दर जो है अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। कब, जब इन पर इनके गुणांकों का घात लगा हो। तो यहां पे इनका क्या है, सांद्रण का घात, ये ए, और इनका क्या है, बी है। ऐसा हो तभी ये क्या कहलाता है, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहलाता है। तो ये हमारा हो गया द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। अब दोस्तों आगे चलकर ये अग्र अभिक्रिया के लिए और पश्च अभिक्रिया के लिए भी होता है, तो उसको देख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार इसको यदि हम समानुपाती चिन्ह को हटाना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको हम दर, ये बराबर हो जाएगा, और यहां पर कोई भी समानुपाती चिन्ह लगाते हैं ना, यही क्या कहलाता है, यही तो दर स्थिरांक कहलाता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ए, और यहां पर हो जाएगा बी, और इनका जो भी घात है वो तो चढ़ा ही देंगे, ए है तो ए, बी है तो बी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि ये अग्र अभिक्रिया के लिए है तो यहां पे क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, और यदि ये पश्च अभिक्रिया के लिए है तो यहां पे क्या लिखेंगे, हम बी लिख देंगे। एफ से फॉरवर्ड होता है, और बी लिखेंगे तो यहां पर के भी लिख सकते हैं ना, के बी, तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड के लिए हो जाएगा। तो ये अग्र अभिनति के लिए है। तो दोस्तों इस प्रकार हम 10 समीकरण निकाल सकते हैं। दोस्तों इसी को हम और किस रूप में लिख सकते हैं, ये देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दर को, अभिक्रिया की दर है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, हम किसकी दर निकाल रहे हैं, अभिकारक की, और हमको अब पता है कि अभिकारक की जो दर होती है वो समय के साथ क्या होती है, कमी होती है ना, विलुप्त होता है ना। तो यहां पर हम dx/dt लिख सकते हैं, और ये तो k होगा ही, है ना, और ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा b। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, और यहां पर माइनस चिन्ह लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि हमको पता है कि अभिकारक के सांद्रण में क्या होता है, कमी होती है। अब ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग, मैं पहले से बता रखा हूं, ये सूत्र यदि आपको याद है तो इनकी जो आप इकाई निकालोगे उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब हम अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे, ये जब हम पढ़ेंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा, उनकी इकाई निकालना पड़ेगा। तो इनका इकाई कैसे निकालेंगे, जो दर दिख रहा है दर, इनका इकाई कितना होगा, तो हमको पता है ऊपर क्या होता है, सांद्रण होता है ना, तो सांद्रण का इकाई क्या होता है ये तो पता है आपको। अगर मैं इसका इकाई निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा, ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर, है ना। अब ये देखो नीचे में क्या लिखा है, समय, समय के साथ परिवर्तन होता है, तो यहां पर क्या, समय को क्या लिखते हैं हम लोग, सेकंड लिखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। अब इसको यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, यहां पर ये हो जाएगा मोल, अब लीटर देखो बटे है तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लीटर का इनवर्स, और सेकंड भी ऊपर जाएगा तो सेकंड भी क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो दोस्तों ये वाला जो सूत्र है उसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है। मतलब दर की जो इकाई होती है क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो आइए अब हम अभिक्रिया की कोटि को पढ़ते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये वाला सूत्र आपको याद है तो आपको अभिक्रिया की कोटि निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। आइए दोस्तों अब हम अभिक्रिया की कोटि को पहले परिभाषित कर लेते हैं, इनका डेफिनेशन क्या होता है। दोस्तों किसी अभिक्रिया की कोटि जो है उन समस्त घातांकों के योग के बराबर होता है जो किसी अभिक्रिया को लिखते समय, है ना, किसी दर समीकरण लिखते हैं ना, तो उसमें जो अभिकारक के सांद्रण के ऊपर जो घात लगाया जाता है उन समस्त घातों के योग के बराबर होता है।
उसे ही क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं, एक अभिकारक लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई सूत्र है इस प्रकार, A प्लस बी प्लस सी, और ये क्या बनेगा, इधर हम लिख लेते हैं P, मतलब उत्पाद, प्रोडक्ट है। तो इसी से हम क्या करेंगे, किसी अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कर लेंगे। अभी क्या पढ़े हैं कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हमको दर समीकरण लिखना पड़ेगा, है ना। अब दर बराबर तो पता है, इसको R से भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस dx/dt इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और ये जो होता है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम बराबर लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम समानुपाती लिखें तो भी चलेगा, अन्यथा यदि हम यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनका घात जो दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे पहला दिया है A, इनका जो सांद्रण होता है ना, उनको पहले लिख लेते हैं। यहां पर हो जाएगा B और यहां पर हो जाएगा C। अब इनका जो घात है, कहा गया है ना, अभिक्रिया की कोटि में डिफाइन परिभाषित किए हैं, तो जो उनके सांद्रण है उनमें जो घात होता है, तो जहां देखिए यहां पर P है, यहां पर Q है और यहां पर R है, ठीक है। अब ध्यान दिए, ये जो P Q R दिख रहा है, इनका जो योग होता है ना, ध्यान दीजिएगा, तो N बराबर P प्लस Q प्लस R, तो इनका मान जो भी आएगा, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये P Q का मान जो है वो A B C के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। और इनके मान भिन्नात्मक भी आ सकता है, इनको जब हम जोड़ेंगे तो इनके मान शून्य और भिन्नात्मक भी आ सकता है। इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करते हैं। तो जो n दिख रहा है, n, यही जो क्या है, जहां n बराबर 1 2 3 आदि हो सकता है ना। तो ये 1 2 3 क्या है, जहां n ही क्या है, जैसे अगर n का मान कितना आता है, मतलब P प्लस Q प्लस R का यदि हम योग करते हैं, यदि इनका मान कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो किस कोटि का अभिक्रिया कहलाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यदि इन्हीं का योग करें और कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो कौन सा कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और इनका योग करें और तृतीय कोटि मतलब 3 आ जाए, तो क्या कहलाएगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि अभिक्रिया की कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया भी होती है और भिन्नात्मक भी होती है ना। तो आगे हम इनको पढ़ेंगे, तो ये इतना याद रखिए कि जहां n का मान 1 2 3 है, तो यदि n का मान 1 है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, 2 है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और 3 है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। इस प्रकार हम अभिक्रिया की कोटि को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण सहित समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अब हम अभिक्रिया की कोटि को बहुत ही सरल तरीके से पहचानना सीखते हैं कि कोई अभिक्रिया दिया है वो किस कोटि का होगा। तो हमने ये तो पढ़ रखा है कि अभिकारक के सांद्रण के आधार पर, उनके सांद्रण में जो घात लगता है उसके आधार पर हम अभिक्रिया की कोटि को क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे पहला वाला समीकरण दिया है ना, ये देखो, इसको हमने लिख रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्यों है, तो आपको ध्यान देना है, केवल आपको अभिकारक पर ही ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि कहा गया है ना, परिभाषा में कहा गया था, अभिकारक के सांद्रण में जो घात चढ़ाया जाएगा और उन घातों का जो योग होगा वही क्या कहलाता है, उसकी अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो ये देखो, यहां पर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इनका सांद्रण, इनको हम दर के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये जो दर होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने K लिखा था, तो यहां पर अभिकारक कितने हैं जी, अभिकारक कितने हैं, एक ही तो है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहां पर लिखते हैं हम लोग। ये देखो, अब इनमें हमको घात चढ़ाना है, तो इसमें मात्रा कितनी है, इनकी सांद्रण कितना है, एक ही है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 है। क्या यहां पर और कुछ है, तो यहां पर देखिए हमने बताया था ना, n का मान जितना आएगा, जैसे P प्लस Q प्लस R, तो यहां पर P Q R अलग अलग तो है नहीं, एक ही है, तो यहां पर डायरेक्ट इसका मान, n का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमको समझ आ गया कि ये जो समीकरण दिख रहा है वो किस कोटि की अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इधर उत्पाद से हमको मतलब नहीं रखना है। उसी प्रकार इसमें आ जाओ, इसमें भी आप जब हम लिखेंगे, इसको भी जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये इस प्रकार हो जाएगा, दर बराबर यहां पर K लिखेंगे, और जो अभिकारक दिया है, जितना अभिकारक दिया है उसी को क्या करना है, हमको लिखना है,
और उनका क्या करना है, घात चढ़ाना है। तो इनके भी घात कितने हैं, एक ही है ना, इनका सांद्रण एक ही है, ये अभिकारक है तो इनके सांद्रण भी तो एक ही है। तो इसका भी n का मान कितना आ गया जी, 1 आ गया। मतलब ये और ये दोनों ही किस कोटि की अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आइए दोस्तों अब हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को देखते हैं। यहां पर देखिएगा, बहुत सावधानी से देखिएगा, यहां पर आपको अभिकारक कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं ना। तो जब इनका हम दर लिखते हैं, दर समीकरण, दर बराबर क्या लिखते हैं, k लिखते हैं, और यहां पर जितने अभिकारक दिए हुए हैं, जैसे आपके पास कितने अभिकारक दिख रहे हैं, यहां पे 2 दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है हाइड्रोजन और दूसरा दिख रहा है आयोडीन। याद रखिए दोस्तों, यहां पर जो 2 लिखा है उनको हम घात नहीं चढ़ा सकते, यदि उनके सामने होता तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये इस प्रकार दिया है तो इनके घात कितने हैं, 1 है। इनके भी घात कितने हैं, 1 है, क्योंकि इनके सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या मानते हैं, 1 तो मानते हैं ना। तो इनका जब हम n का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 बराबर कितना आ गया, 2। और हमने परिभाषा में बताया है उनका सांद्रण का योग जितना आता है वही क्या कहलाता है, उसकी अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इसमें अभिक्रिया की कोटि कितना आया, n का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब ये वाला जो समीकरण दिख रहा है, ये वाला, इसमें 2 अभिकारक दिख रहा है, ये किस कोटि की अभिक्रिया है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ध्यान दीजिए, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना। ये देखो दोनों तरफ तीर का निशान लगा है ना। इसका मतलब ये है यदि मैं इसको लिखूं तो ये भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होनी चाहिए, और होगा। कैसे होगा, देखिए यहां पर जब हम दर समीकरण लिखेंगे, किसकी बात कर रहे हैं जी, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो दर जो है क्या होगा, बराबर एक k होगा, लेकिन यहां पर जो अभिकारक दिया हुआ है वो HI है ना, ये हो गया HI। अब इनका सांद्रण चढ़ाओ, घात कितना आएगा जी, इनके सामने कितना है, 2 है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बताओ n का मान कितना है, 2 है, तो ये भी किस कोटि की अभिक्रिया हुआ, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये इनसे भी सिद्ध हो गया और इनसे भी सिद्ध हो गया कि ये क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसी प्रकार ये वाला जो अभिक्रिया दिख रहा है वो भी किस कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा, ये भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हो CH3, इसको जब हम दर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां पर K लिखेंगे और यहां पर आ जाएगा, क्या आएगा, CH3COO और C2H5, इस प्रकार लिखेंगे। और यहां पर आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो, तो इनका सांद्रण हम कितना चढ़ाएंगे, घात 1, इनका भी कितना चढ़ाएंगे, 1 चढ़ाएंगे, दोनों का ये चढ़ गया। फिर इनका जब हम n का मान निकालेंगे तो इनका मान कितना आया है, 1, और इनका भी घात कितना है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। इस प्रकार ये भी किस अभिक्रिया की कोटि का उदाहरण है, ये भी द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों इसी प्रकार हम तृतीय कोटि के बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही सरल है प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को पहचानना। इसमें देख लो हमारे पास यहाँ पे 2 अभिकारक दिख रहे हैं, ये और ये। तो इनका जो दर लिखेंगे तो दर कैसा होगा, ये दर बराबर हम K लिख देंगे, उसके बाद ये हो जाएगा NO, है ना, और दूसरा हो जाएगा O2। ठीक है, ये हो गया। इसका भी सॉरी, इसका 2 है और इसका 1 है, तो n का मान कितना आया, यहां पर 2 + 1, तो 2 + 1 का मान कितना होता है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमको समझ आ गया कि ये वाला जो अभिक्रिया दिया है ये किस कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, तृतीय कोटि का उदाहरण है। इसी प्रकार इनका भी दर हम निकाल सकते हैं, तो ये भी किस कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, दर बराबर ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा NO और यहां पर आ जाएगा Br, और यहां पर तो 2 आएगा और यहां पर 1 आएगा। तो n का मान जब हम जोड़ेंगे 2 और 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, इस प्रकार यह भी किस कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ और कोटि की अभिक्रिया होती है, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना, और भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया भी होती है। तो इसको हम बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे। और इनसे पहले एक और चीज जान जाते हैं, ये होता है छद्म कोटि की अभिक्रिया। ये छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो आइए इनके बारे में हम विस्तार से जानें। आइए दोस्तों हम ये देखते हैं कि छद्म कोटि की अभिक्रिया किसको बोलते हैं। आपने सुना होगा रामायण में एक पात्र आता है, रावण का ब्राह्मण रूप धारण करना, है ना। तो इसको हम कौन सा रूप बोलते हैं, बहुरूपीय रूप। बहुरूपीय मतलब लगता अलग है और होता अलग है।
जैसे वो ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था लेकिन वास्तव में वो रावण था। तो उसने क्या किया था, बोलते हैं ना कि इसने छद्म वेश धारण किया था। छद्म वेश मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है। उसी प्रकार इसमें क्या है, एक आभासी या फिर छद्म कोटि की अभिक्रिया होती है। इसको छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्यों, ये लगता द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जैसा है। जैसे रावण ब्राह्मण जैसा लग रहा था लेकिन था नहीं, उसी प्रकार ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जैसा लगेगा लेकिन वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ना होकर के प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्यों बोलते हैं, इसको आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, CH3 COO C2H5 प्लस इसमें लिखते हैं H2O। अब यहां पर उसका सांद्रण, तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, यदि जल की मात्रा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या बनाएगा जी, यहां पर देखो C2H5 है, ये यहां से क्या करेगा, हमको पता है ना, जल को हम क्या लिख सकते हैं जी, H प्लस और OH आयन माइनस के रूप में लिख सकते हैं जल को, क्योंकि जल तो इस रूप में टूटता ही है। तो यहां से देखो C2H5 जो है ये OH को लेता है, ध्यान दीजिएगा, यहां से ये OH को लेगा तो क्या बनाएगा ये, यहां पर ये बना देगा C2H5OH बनाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये CH3COO ये माइनस आयन है, तो ये माइनस आयन किससे जुड़ेगा, ये इस प्लस आयन से जुड़ेगा, तो ये क्या बनाएगा CH3 और COOH, इस प्रकार बना लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके सांद्रण को बढ़ाने से, ध्यान दीजिएगा, इनके सांद्रण के बढ़ाने से इनकी अभिक्रिया की कोटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इसके सांद्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसकी अभिक्रिया की दर को हम लिखेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, दर बराबर ये हो जाएगा K और यहां पर आ जाएगा CH3COO और C2H5। इसको ऐसा लिखेंगे, यहां पर जल क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जल जो है उसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं करता है। इसका मतलब यह है इसके मान को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब तो यही है ना कि ये जो दर है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, CH3COO और C2H5, क्योंकि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है तो इसमें घात कितना दिख रहा है, अब 1 ही दिख रहा है। लग कैसे रहा था, यहां पे देखने से कैसा लग रहा था कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी यहां से, लेकिन हमको पता है इसका जो है इसके सांद्रण पर असर नहीं पड़ता है। तो यहां पर क्या हो गया, इसका मान फिर 1 आ गया, तो N कितना आया, 1 आया। तो यहां पर इसको हम छद्म कोटि की अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दिख रहा था कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगा, लेकिन ये द्वितीय कोटि की ना होकर के प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, इसीलिए इसको छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम शून्य कोटि और भिन्नात्मक अभिक्रिया की कोटि के बारे में भी जान सकते हैं। आइए दोस्तों, हम शून्य कोटि के अभिक्रिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। जैसे HCl का प्रकाश संश्लेषण जब होता है ना, तो ये देखिए H2 और Cl2, इनका जब प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, प्रकाश की उपस्थिति के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनता है 2HCl। अब ध्यान दीजिए ये अभिक्रिया होता है तो ये उसके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई ऐसी अभिक्रिया है जो उसके सांद्रण पर निर्भर ना करे तब वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहलाता है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। जैसे इसमें ये इनके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, इनकी जो दर होता है वो, है ना, अभिक्रिया की कोटि जो है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यहां पर आएगा 0, तो n का मान कितना आएगा, 0 प्लस 0, क्योंकि ये उनके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है तो n का मान कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। तो ये किस कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा, फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा। उसी प्रकार अमोनिया का, ये जो अमोनिया होता है, इनका जब कुछ धातु है जैसे प्लेटिनम है, इसकी उपस्थिति में जब इनका विघटन किया जाता है ना, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये N2 तो गैस बनेगा
और यहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन जो है ये भी गैस बनेगा। इस प्रकार हम देखते हैं इनका भी क्या होता है, इनके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो इनके अभिक्रिया की दर को भी हम कैसे लिखेंगे, दर बराबर लिखेंगे यहां पर K, और ये हो जाएगा NH3, और यहां पर क्या आएगा, शून्य आएगा। तो ये भी किस प्रकार की कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार के उदाहरण को आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए और इनको पक्का याद रखिएगा। ये बहुत ही सरल होता है, ये सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का पूछा जाता है ना, तो इनको जरूर याद रखिएगा। आइए एक और बच गया भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया, उसको भी आइए दोस्तों अब हम भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये अपवाद रूप में होता है क्योंकि सभी अभिक्रियाओं में भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसको आप लोग बहुत महत्वपूर्ण समझिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लेते हैं एस्टेल्डिहाइड। जब हम एस्टेल्डिहाइड का, ध्यान दीजिएगा, एस्टेल्डिहाइड का जब वियोजन करते हैं मतलब उसको तोड़ते हैं तो ये किन रूपों में टूटता है, ये इस रूप में टूटता है। एक ये क्या टूटेगा, एल्केन के रूप में टूटता है ना, और एक टूटता है कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। तो इस प्रकार जब ये टूटता है, वियोजित होता है, तो इनकी जो कोटि की अभिक्रिया होती है, जब इसको तो दर समीकरण की जब हम लिखते हैं दर समीकरण के रूप में, तो ये होता है K और ये हो जाएगा CH3 और CHO, और यहां पर होता है 3/2। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा था कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में कुछ अपवाद होते हैं उनको तो याद करना ही पड़ता है। तो ये वही है जिनको हम विशेष रूप से याद करेंगे। तो इनका घात कितना आता है, 3/2, वेयर n = 3/2 है। इसका मतलब इसकी अभिक्रिया की कोटि कितना है, 3/2। तो इस प्रकार हम इसको क्या बोल सकते हैं, भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि इसका जो कोटि है वो किस में आया है, भिन्न में आया है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।